हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो जब भी कोई भी पर्सन जब एक बैंक में नौकरी प्राप्त कर लेता है तो सबसे पहली चीज जो लोग उसे बोलते हैं कि यार अब तो तुम्हें जो लोन मिलेगा बैंक से वो बहुत ही कम रेट पे मिलेगा या कंसेशनल रेट पे मिलेगा, कि तुम्हारे तो मजे हो गए कि अब तुम लोन लो, गाड़ी लो, घर लो, तुम्हें बहुत कम उस पे ईएमआई भरनी पड़ेगी और तुम्हें जो बेनिफिट होगा वो आम जनता से ज्यादा मिलेगा। और ये सच भी है कि जो लोग भी बैंक में काम करते हैं, जो भी बैंक एम्प्लॉयज हैं, उन्हें लोन के रिगार्डिंग बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उन बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि हर बैंक की डिफरेंट पॉलिसी होती है। तो जो भी हम बात करेंगे वो हम एक बेसिक बात करेंगे। कुछ कुछ बैंक्स की मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि किस प्रकार के बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आप कैसे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं लोन्स के रिगार्डिंग, फ्यूचर एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के जो लोन्स हैं वो बैंक एम्प्लॉयज को मिलते हैं। जो भी आम कस्टमर्स को लोन्स मिलते हैं वही बैंक एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं, बट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, उसमें टैक्सेशन का डिफरेंस होता है, टेन्योर का डिफरेंस होता है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के जो फैसिलिटीज हैं उसमें है फेस्टिवल एडवांस, व्हीकल लोन्स मिलते हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, होम लोन मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन लोन मिलता है, प्रोविडेंट फंड पे लोन मिलता है, पर्सनल लोन्स, मल्टीपल टाइप के लोन्स मिलते हैं। उनमें सबसे खास बात क्या है, जो भी बैंक एम्प्लॉयज को लोन्स मिलते हैं, देखो आम जनता को जब बैंक से लोन लेना होता है, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। लेकिन जब आप एज एन बैंक एम्प्लॉय लोन लेते हैं अपने ही बैंक से, तो वहां पे कैलकुलेशन कैसे होती है, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो बहुत बड़ा फर्क तो सिर्फ यहीं पे आ जाता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब आप लोग जानते ही हैं। दूसरी चीज जो होती है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मली 1, 2, 2.5% जो जनता को इंटरेस्ट चार्ज होता है उसे 1 से 2 या 2.5% कम ही चार्ज किया जाता है। कि अगर आम जनता को 10% पे लोन मिल रहा है तो आपको 7.5-8% पे लोन मिलता है, दैट टू सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको हाउस लोन लेना है, आपको होम लोन लेना है, तो आप अपने बैंक से जब लोन लेंगे तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट पे होगा। नॉर्मल अगर जनता को 9% पे मिल रहा है, हो सकता है आपको 7% पे मिले, बैंक टू बैंक डिफर करता है। लेकिन जो आपका वो बेनिफिट होगा उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आपने 40 लाख का लोन लिया है और आपकी किस्त बन रही है महीने की 22,300। ठीक है, मान लो आपकी किस्त बन रही है 22,300। वही जो बेनिफिट, वही अगर जो लोन है किसी आम पर्सन ने लेना होता, मान लो उसकी किस्त बनती 40,000 की, तो ये जो 22,300 और ये यहाँ पे लगभग 17,700 का जो फर्क है, इसे बैंक की तरफ से बेनिफिट माना जाएगा आपको और उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कंसेशनरी पार्ट है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये एक बेनिफिट माना जाता है। तो ये एक, लेकिन फिर भी वो टैक्स पे करने के बावजूद भी जो आपको बेनिफिट मिलता है वो काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है आपको। ठीक है, अगर आप पीएनबी में काम करते हो और आपको होम लोन लेना है, वहां पे एक पॉलिसी है कि आपको एक तो कंफर्म्ड एम्प्लॉय होना चाहिए विद कंप्लीटेड 5 इयर्स ऑफ सर्विस, और इस 5 ईयर सर्विस में प्रोबेशनरी पीरियड को भी माना जाता है, टेम्परेरी सर्विसेज वालों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में क्या है कि जैसे ही आप अपना प्रोबेशन का पीरियड खत्म कर लेते हैं, आप इन बेनिफिट्स के लिए जो कंसेशनरी रेट्स पे आपको मिलता है लोन, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बैंक्स मिनिमम कुछ इयर्स ऑफ सर्विस की डिमांड करते हैं कि उसके बाद आपको कंसेशनरी रेट पे लोन्स मिलेंगे, कुछ में प्रोबेशन खत्म करने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब मान लो मेरी बैंक में सिलेक्शन हो जाती है और मुझे 10 दिन बाद ही लोन की जरूरत है, लोन तो मुझे तब भी मिल जाएगा, लेकिन तब मुझे उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेगा जिस पे आम जनता को मिलता है। लेकिन जब मैं अपना प्रोबेशन खत्म कर लूंगी, या कुछ बैंक्स के केस में जब मैं 5 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लूंगी, तब मुझे कंसेशनरी रेट पे मिलेगा। पहले भी मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल जैसे बाकी जनता को मिलता है वैसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम हाउस लोन की। जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है,
ठीक है, और उसके बाद आपको 1 से 2% का बेनिफिट मिलता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है। तो अगर हम एसबीआई की बात करें तो देखो आप किस पोस्ट पे हो ये भी बहुत मैटर करता है कि सब स्टाफ को अप टू 30 लाख का लोन मिलता है, क्लरिकल को अप टू 45 का मिलता है, ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ एजीएम को 60 लाख तक का लोन मिलता है, और जो डिप्टी डीजीएम या अबव है उन्हें 80 लाख का मिलता है। और ये जो लिमिट्स हैं चेंज होती रहती हैं और ये बैंक टू बैंक डिफर भी करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिफर करता है। अगर आपका 40 लाख तक का लोन है तो 6.75%, अगर आपका लिमिट अबव 40 लाख का लोन है तो 8%, जो कि आम जनता से काफी ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। प्लस जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बीच में देख लेते हैं तो फिर और भी बेनिफिट मिलता है। तो जो भी आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है लोन तो उसे टैक्स बेनिफिट माना जाएगा और उस पे फिर उसे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट माना जाएगा और उस पे टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो जब भी एक बैंक ज्वाइन करें तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर देख लीजिए कि कहाँ पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। इवन टैक्स प्लानिंग में भी आपको ये सब कंसिडर करना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज और जो प्रोवाइड होती है वो है फेस्टिव एडवांस, और ये यहाँ पे पीएनबी में लगभग 35 से 1,25,000 तक का मिलता है। स्केल आपका जिस पे है उस पे डिपेंड करता है। नॉर्मली आपकी जो 1 मंथ की सैलरी होती है ना, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, डीए मिला के जितनी आपकी सैलरी है, 1 मंथ की जो आपकी सैलरी है उतना आपको फेस्टिव एडवांस मिलता है। तो दिवाली से पहले अगर आप लेना चाहते हो, दुर्गा पूजा से पहले लेना चाहते हो, तो आपको बस एक एप्लीकेशन देनी है अपने बैंक में कि मुझे फेस्टिव एडवांस चाहिए, तो आपको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है। और ये जो एडवांस होता है ये इंटरेस्ट फ्री होता है। तो अगर मेरी 50,000 की डिमांड है, मतलब मुझे 1 मंथ की सैलरी मेरी 50,000 है, उतना मुझे फेस्टिव एडवांस मिलेगा। और ये 10 महीने से लेके 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये मुझे बैंक को वापस करना रहता है। तो वापस कैसे होता है, मेरी सैलरी कट के आती है, ठीक है। तो जो मैंने 50,000 मुझे एडवांस मिला है, फेस्टिव एडवांस मिला है, जो मैं साल में एक बार किसी भी फेस्टिवल के लिए ले सकती हूँ, वो वापस कैसे होगा, हर महीने मेरे अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे कटेंगे। 10 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये वापस करना होता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में अराउंड 10 मंथ्स के अंदर वो सारा पैसा सैलरी में से कट कट के बैंक वापस ले लेता है, ठीक है। तो ये भी जैसे दिवाली के अराउंड बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है जो फेस्टिव एडवांस का बैंक के एम्प्लॉइज को मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं व्हीकल लोन की। व्हीकल लोन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, आपका स्केल कितना है, इस पे डिपेंड करता है। आपकी ऑलरेडी ईएमआईज तो नहीं चल रही हैं, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बैंक की पॉलिसी क्या है, कितना लोन चाहिए, कितना टेन्योर होगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इन सब के बाद, इन सबको कंसिडर करने के बाद डिसाइड होता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। बाकी आपके जिस पोजीशन पे है उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया में तो ये प्रोविजन भी अवेलेबल है कि आप इवन जो आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, जो पहले इनिशियली आई थिंक साल भर का जो टाइम होता है, उसमें आप 2 व्हीलर वाला लोन ले सकते हैं। बाकी सारे लोन्स में क्या है, या तो मिनिमम कुछ ईयर्स ऑफ सर्विस मांगते हैं, 2 साल 5 साल, कुछ बैंक्स कहते हैं कि जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ आप लोन ले सकते हैं। लेकिन 2 व्हीलर लोन ऐसा है कि जो काफी सारे बैंक्स ये अलाउ करते हैं कि आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर भी 2 व्हीलर पे लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 लाख तक का लोन मिल सकता है आपको 2 व्हीलर के लिए, ठीक है। 5 से 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 व्हीलर 15 लाख तक का मिल जाता है। आई थिंक ये बैंक ऑफ इंडिया में है। हाइब्रिड जो व्हीकल्स आए हैं उस पे 18 लाख तक का मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली मार्जिन मनी बीच में से वो रखते हैं। उसके बाद अगर आपका व्हीकल 1 लाख का है तो लगभग 80-90 हजार तक का आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लगभग 7-8 साल का रीपेमेंट पीरियड होता है और 4 व्हीलर में 9 से 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट वाला वैल्यू जब आप देखते हो ना कि कंपाउंड नहीं लगेगा आप लोगों को, सिंपल लगेगा, तो वो एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट आता है। तो व्हीकल लोन भी आप ले सकते हैं, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसीज यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको और जो अलग अलग प्रकार के लोन मिलते हैं, एजुकेशन लोन चाहिए आपको, एजुकेशन लोन में मिलेगा। आपका जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड आपका बिल्डअप हो जाता है ना कुछ सालों में, तो उस प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिलता है। आपको अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए अपने बैंक से, वो भी आपको मिलती है।
तो मान लो मैं बैंक में एम्प्लॉई हूँ और मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए, तो मेरा एक ओवरड्राफ्ट के लिए अलग से अकाउंट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, मेरी फिर सैलरी जो है वो मेरे फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से पैसे फिर सैलरी में से डिडक्ट होते रहते हैं, क्रेडिट डेबिट जो है चलता रहता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपके स्केल पे, किस स्केल पे काम कर रहे हो, आपको कितने साल हो गए काम करते हो, और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। क्रेडिट स्कोर अच्छा मेंटेन करना बहुत बेनिफिशियल है, चाहे आप बैंक एम्प्लॉय हो, चाहे आप आम एक पर्सन हो, बैंक कस्टमर हो। आपका अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छा है ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो अच्छा मेंटेन कैसे कर सकते हैं, टाइम पे आप रीपेमेंट्स करो। ऐसा ना हो कि आपने कहीं लोन ले रखे हैं और आप लेट रीपे कर रहे हो। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक एम्प्लॉयज को मिलती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। पीएफ पे लोन मिलता है, एजुकेशन लोन भी मिलता है। तो जब भी आपके सर्टेन ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट हो जाते हैं या प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप प्लान कर सकते हैं, गाड़ी लेनी है, व्हीकल लेना है, आपको घर के लिए लोन चाहिए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मुझे बैंक में सर्विस करते हुए 20-25 साल हो चुके हैं, पहले मैंने एक हाउस लोन लिया था, ठीक है, और वो मैंने चुका दिया था, अब मुझे उसी घर को रेनोवेट करना है। तो क्या एक ही एम्प्लॉय लाइफ टाइम में दूसरी बार भी सेम होम लोन ले सकता है? तो ले सकता है, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, मान लो कोई 50 ईयर्स का है, 55 ईयर्स का है, उसे होम लोन दोबारा से चाहिए, उसको रेनोवेशन करनी है, तो वो ले सकता है। प्लॉट खरीदना है, घर बनाना है, घर रेनोवेट करना है, होम लोन आपको मिल सकता है। जो कि मतलब सबसे ज्यादा जो आपको अगर आप मॉनिटरी बेनिफिट देखें ना, वो होम लोन में होता है। और व्हीकल लोन में तो आपको फील ही नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट सिंपल इंटरेस्ट के आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बेनिफिट्स मिले हैं तो आप लेते ही जाओगे, लोन्स लेते ही जाओगे, नहीं। आपका मैक्सिमम जो ईएमआई के तौर पे पैसा कट सकता है वो है 60% ऑफ योर सैलरी। ठीक है, तो मान लो अगर मेरी सैलरी 1 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतने लोन्स ले लिए कि हर महीने बैंक ऑब्वियसली मेरे किस्तें काट के फिर मुझे सैलरी देगा ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं 80,000 1 लाख में से कटवा रही हूँ, 90,000 मेरा ईएमआई में जा रहा है। मैक्सिमम जो अलाउड है वो मोस्टली बैंक्स में कितना अलाउड है, 60%। 60% मेरा ईएमआई के तौर पे कटेगा, 40% सैलरी मुझे मिलनी ही चाहिए। तो अगर मैं मान लो होम लोन लिया हुआ है और मैंने एक व्हीकल लोन भी लिया हुआ है, और वो जो मेरी किस्तें जा रही हैं वो ऑलरेडी मेरे सैलरी का 60% हो चुका है, फिर बैंक मुझे और फैसिलिटी नहीं देगा लोन की, क्योंकि ऑलरेडी 60% मैं कटवा रही हूँ एज एन ईएमआई। ठीक है, तो जब भी हमें प्लानिंग करनी है, लोन्स लेने हैं एज एन बैंक एम्प्लॉई, तो ये हमें कंडीशन देखनी है। तो जब भी आप बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशली जो न्यू एम्प्लॉयज हैं, पुराने वालों को तो फिर भी आइडिया लग जाता है कि क्या क्या बेनिफिट्स है। तो आपका जो बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स देता है उन्हें अच्छे से रीड करें और फिर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।